बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, आज इनको इक़्तिदार से बाहर दिखाई कुछ नहीं देता। ऐसा ही होता है हमेशा। हमने उस्मान बुज़दार का दौर भी देखा, तब भी हमें यही दिखाई दे रहा था। परवेज़ इलाही का दौर भी देखा, तब भी यही दिखाई दे रहा था। शहबाज शरीफ एक दौर में अफलातून बना हुआ था, फिर हमने उसको रोते पिटते हुए भी देखा। तो यहां पे हर एक को कभी ना कभी जवाब देना पड़ता है। तो बारी बारी सबकी बारी, इनकी बारी आएगी। नादरीन, एक जज के बेटे ने कत्ल कर दिया था दो खवातीन को इस्लामाबाद में गाड़ी के नीचे कुचलकर। ये दो नौजवान लड़कियां थी, ये जॉब करती थी, मिडिल क्लास से इनका ताल्लुक था। ये एक स्कूटी के ऊपर जा रही थी, एक तेज रफ्तार बड़ी गाड़ी आती है जो नॉन कस्टम गाड़ी है। याद रखिएगा, नॉन कस्टम गाड़ी का मतलब होता है गैर कानूनी गाड़ी। ये कोई भी शख्स नहीं चला सकता जब तक कि वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल ना हो या उसके पास बहुत ज्यादा इख्तियार या ताकत ना हो। नॉन कस्टम गाड़ी चलाने के लिए आपको किसी जज का बेटा होना पड़ता है, किसी फौजी का रिश्तेदार होना पड़ता है, या किसी ब्यूरोक्रेट का रिश्तेदार होना पड़ता है, या कोई आप बहुत ताकतवर समाजी शख्सियत हैं तो आप ये नॉन कस्टम गाड़ी चला सकते हैं, वरना आप नहीं चला सकते। तो जज का बेटा था आसिफ का, तो जज मोहम्मद आसिफ का जो बेटा था वो गाड़ी चला रहा था नॉन कस्टम गाड़ी, और उसका अपना लाइसेंस भी नहीं था, उम्र भी नहीं थी। तो जब उम्र ना हो तो फिर जिम्मेदारी गार्डियन के ऊपर आती है। गार्डियन कौन है? उसका बाप ही गार्डियन होगा, और तो कोई नहीं हो सकता ना। जो हाई कोर्ट का जज है वो अपने बेटे का गार्डियन किसी और को थोड़ी रखेगा, खुद ही होगा। तो नादरीन, हुआ ये कि जज के बेटे ने दो खवातीन को कुचल के कत्ल कर दिया। उसके बाद उनकी फैमिली से मेरी बात भी हुई थी। वो फैमिली के लोग कह रहे थे हम पे बहुत दबाव है, वो हमें बार बार मिलना चाहते हैं, बहुत सारे हमारे ताल्लुक वाले लोग भी बीच में डाल दिए हैं, हमारे रिश्तेदार हमारे पास आ रहे हैं, हर कोई हमारे दरवाजे खटखटा रहा है, तो हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, समझ नहीं आ रही। बिलाखिर दबाव डाल डूल के इन्होंने ये मामला खत्म करवा दिया। जज का बेटा छूट के घर चला गया। किसी ने नहीं पूछा कि तूने नॉन कस्टम गाड़ी क्यों ली, किसी ने नहीं पूछा कि जनाब तुमने गैर कानूनी तौर पे ये गाड़ी क्यों चलाई, किसी ने नहीं पूछा कि तेरे पास लाइसेंस नहीं था। इस पे तो रियासत को एक मुकदमा दर्ज करके खुद मुद्दई बन के इस लड़के को सजा दिलवानी चाहिए थी। कानून तो ये कहता है, इंसाफ तो ये कहता है कि रियासत को खुद सजा दिलवाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर मुद्दई हट भी गए थे, सड़क के ऊपर इंसिडेंट हुआ, ये तो दहशत ज़दा करने वाला इंसिडेंट है कि एक जज का बेटा है, एक गैर कानूनी गाड़ी है, उसके पास लाइसेंस भी नहीं है, कितने बड़े बड़े जुर्म है, और वो गाड़ी किसी मुहज़्ज़िब दुनिया में ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दुनिया के किसी मुल्क में आप ये तसव्वुर नहीं कर सकते। हत्ता के जो गल्फ ममालिक है वहां पे बादशाहत है, वहां पे भी आप ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि किसी ऑफिसर का बेटा या किसी जज का बेटा वो एक गाड़ी लेगा और नॉन कस्टम गाड़ी लेगा जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और उसके पास खुद भी गाड़ी चलाने का कोई कानूनी कागज मौजूद नहीं है, वो गैर कानूनी गाड़ी चलाएगा, दो खवातीन को कुचलेगा और उसके बाद थोड़ी देर में घर चला जाएगा। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता, लेकिन यहां पे हुआ। अब जज के खिलाफ जो है वो एक वकील साहब ने शिकायत दर्ज करवा दी थी। उन्होंने कहा जी ये ज्यादती है, फैमिली को इन्फ्लुएंस किया गया। और उसके बाद जनाब ये हैं जी शिकायत कुनिंदा कर्नल रिटायर इनामुर रहीम साहब, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत की थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये जो शिकायत है ये खारिज कर दी। उन्होंने कहा जी नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई दबाव नहीं है, ये लड़कियां खुद ही मर गई। सादा मतलब तो यही है ना कि वो सड़क पे जा रही थी, गाड़ी खड़ी हुई थी उस लड़के की, ये आई जोर से, इन्होंने अपने स्कूटर के साथ गाड़ी के अंदर टक्कर मारी और उसके बाद दोनों लड़कियां खुद ही मर गई, और कसूर वो मरने वालों का था। जब आपके मुनसिफ इस नौयत का इंसाफ दे रहे होंगे तो पाकिस्तान में आम आदमी को कैसा इंसाफ मिलेगा, ये जरा अब सोचिएगा कि कितनी बड़ी ज्यादती है और कितनी खुलेआम हो रही है पाकिस्तान में। बहरहाल जज साहब की सत्ते खैरा, उनका बेटा भी जिंदाबाद, जज साहब भी जिंदाबाद। मरने वाले मरते रहते हैं, वो कब्र की मट्टी में जाके मट्टी हो गई। उनका क्या ताल्लुक था जीने से, जीना मरना एक बराबर है, कीड़े मकोड़े हैं हम सारे। ये अफसरान, ये जजेस, ये जर्नैल, ये बड़े बड़े ताकतवर लोग, अशराफिया, ये सारे इनका पाकिस्तान, हम तो कीड़े मकोड़े हैं सारे के सारे। कोई भी सड़क पे कहीं भी मारा जाएगा, पूछेगा कोई नहीं। वो एक ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट था बच्ची के पास, कितना रोला पड़ा देखा आपने। एक और बच्ची के पास नहीं था ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट, किसी ने पूछा भी नहीं। जिस बच्ची के पास ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट था, सारे अफसरान वहां पे गए, बारी बारी जाके वहां पे फूल डाल के आए, वहां माफिया मांग के आए, वहां पे जाके सफाइयां पेश करके आए। जिस बच्ची के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं था वहां कोई भी नहीं गया, वहां एक सिपाही भी जाके सफाई देने के लिए तैयार नहीं था। ये पाकिस्तानियों हमारी औकात है, या तो हमें इसी औकात में रहना है या हमें एक दिन इन सारों को इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। तो जब तक आप इन सारों को, माफियाज को इनकी औकात नहीं दिखाते, तब तक आपकी औकात यही है कि हम कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहें। नादरीन, एक और बात है बड़ी अजीब, ये अक्सर मैं सुनता हूं
हमारे कई दानिश्वर भी ये बात कर देते हैं, कई लोग अक्सर ये कहते रहते हैं, और अब तो सियासतदानों ने ये बात करना शुरू कर दी है। मरियम नवाज की एक बड़ी करीबी साथी मरियम औरंगजेब, उसने एक स्टेटमेंट दिया। मरियम औरंगजेब का कहना है कि अल्लाह ताला का फजल है जिसके हिस्से में हुक्मरानी आती है, यानी हुक्मरानी जो है वो अल्लाह ताला का फजल है। वो खानदान अल्लाह ताला के मुंतखब करदा होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला हुक्मरानी देता है। फिरौन के खानदान को हुक्मरानी दी थी अल्लाह ताला ने, उन पे अल्लाह ताला का फजल था। नमरूद बहुत बड़ा हाकिम था, अल्लाह ताला का फजल था। सिकंदर आदम, दुनिया में कितना कत्लेआम किया। हिटलर, उस पर भी अल्लाह ताला का फजल था। आप मुझे बताएं ना, शुमाली कोरिया का जो हुक्मरान है किम जोंग उन, उसने वहां पे लोगों की जिंदगी नर्क बनाई हुई है, तो क्या उसके ऊपर अल्लाह ताला का फजल है? वो और उसकी बहन मिलकर जबरदस्त शानदार किस्म की हुक्मरानी कर रहे हैं। चंगेज खान की हुक्मरानी, क्या वो अल्लाह ताला का फजल है? नेतन्याहू इसराइल के ऊपर लंबे अरसे से हुक्मरान है, तो क्या उस पर भी अल्लाह ताला का फजल है? बताएं ना। नरेंद्र मोदी भी फिर इस हिसाब से अल्लाह ताला के फजल से हुक्मरान बना है। कैसे फ्रॉड लोग हैं। यजीद भी हुक्मरान था ना, एक हुक्मरान ही था यजीद भी, वो क्या था? तो क्या अल्लाह ताला का फजल था उसके ऊपर? कैसे आप लोग फ्रॉड करते हैं। लोगों को मजहबी जज्बात को भी आप इस्तेमाल करते हैं सिर्फ इसलिए कि आपने जस्टिफाई करनी है अपनी चोरी। ये तो वो बात होगी कि चोर ने चोरी करवाई, चोरी कर करके डकैतियां मार मार के उसने एक घर बनाया, उसके ऊपर लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी, कि ये सब मेरे रब का फजल है। अंदाजा करें आप कैसे ये लोग फ्रॉडी है। अल्लाह ताला का फजल नहीं, ये अल्लाह ताला का अजाब है। ये खानदान हमारे ऊपर, जितना इस खानदान ने लुटमार की है, जितना इस खानदान ने पाकिस्तान की सियासत को, जितना पाकिस्तान के समाज को, असल समाज दुश्मन ये खानदान है जिन्होंने पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया, बर्बाद कर दिया, सारी मोहब्बतें नफरतों में बदल दी इस खानदान ने। ये रिस्पॉन्सिबल है और ये कहते हैं जनाब अल्लाह का फजल है। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से खबर है बड़ी इंटरेस्टिंग, आप बड़ी दिलचस्पी लेंगे इसमें। इमरान खान साहब ये कहते थे और अक्सर कहते थे कि सवाबदीदी फंड्स होने नहीं चाहिए, कहते थे ना। इमरान खान साहब कहते थे सवाबदीदी फंड कहते हैं कि वो फंड जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, ये वजीर आजम या वजीर आला अपने पास रख लेता है और इसमें से वो पैसे खर्च करता है, कोई उससे पूछ नहीं सकता कि ये पैसे आपने कहां खर्च किए हैं। इसे कहते हैं सवाबदीदी फंड। तो इमरान खान साहब इसके सख्त खिलाफ थे। अभी ARY के ऊपर एक खबर छपी है, ये वजीर आला को खुद आकर बताना चाहिए कि ये खबर में कितनी सदाकत है। खबर यह कहती है कि खैबर पख्तूनख्वा ने अगले माली साल के लिए बजट में वजीर आला सुहेल अफरीदी के सवाबदीदी फंड में गैर मामूली तौर पर 780% का इजाफा कर दिया। पहले जो ये सवाबदीदी फंड था वो सिर्फ 50 करोड़ रुपया था कि 50 करोड़ रुपया वजीर आला खर्च कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गंडापुर के दौर में 50 करोड़ रुपया था। सुहेल अफरीदी के दौर में इसमें जो इजाफा किया गया, अब ये 4 अरब और 40 करोड़ रुपए का सवाबदीदी फंड मुख्तस कर दिया गया है। तो सुहेल अफरीदी और इनके लोग आकर जवाब दें कि जनाब इमरान खान साहब तो सवाबदीदी फंड के बहुत खिलाफ थे, तो आप लोगों ने किस मद के अंदर ये सवाबदीदी फंड रख लिया है? और अगर रख लिया है तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन, कोई वजह आप पेश करें ताकि कौम को समझ आए कि जनाब नहीं आप ठीक कर रहे हैं। नाजरीन, एक फेडरल मिनिस्टर है वजीर पेट्रोलियम, उनका यह फरमाना है, अली परवेज मलिक साहब। वैसे तो एक काबिल नौजवान है लेकिन फार्म 47 है ना, तो उसने एक धब्बा इनके ऊपर भी लगा दिया, इनके करियर पे भी लगा दिया। इनके वालिद बड़े शानदार सियासतदान थे परवेज मलिक साहब। मैं उनका बड़ा, मेरा उनसे मिलना जुलना था, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली सियासत में। वो बहुत सीनियर खिलाड़ियों में से एक थे, परवेज मुशर्रफ के दौर में वो डटे रहे। तो जो परवेज मलिक साहब के बेटे हैं अली परवेज मलिक साहब, उन्होंने कहा जी आलमी मंडी में जैसे ही खाम तेल की सतह $76 पे आएगी तो हम आवाम को रिलीफ देंगे। तो अभी चेक कर लेते हैं, ये मैं खोल रहा हूं आलमी मंडी का डाटा कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइस, तो ये अभी देख लेते हैं हम कि जो ये कह रहे हैं वो है या नहीं। $76 फी बैरल का ये कह रहे हैं कि जी इतने का जब होगा तो हम करेंगे। ये मेरे सामने लिखा हुआ आ गया 70.24 USD। तो नाजरीन, ये तो प्राइस बहुत नीचे आ गई है, लगातार नीचे आती चली जा रही है। वो $76 पे उनकी सुई अटकी हुई है, यहां पे $70 के आसपास आ गया। तो ये लोगों को पागल समझते हैं। कोई भी आदमी अपने मोबाइल पे आप निकालें, गूगल करें कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइस, तो आपको आ जाएगा फी बैरल आपको कितने का मिल रहा है US डॉलर में। वो 76 कहते हैं, यहां 70 के करीब पहुंचा हुआ है, फिर भी इन्होंने अवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया। नाजरीन, MQM ने एक बहुत बड़ा मुतालबा किया, आप हिल कर रह जाएंगे जितना बड़ा मुतालबा MQM ने किया है। MQM ने कहा जी आसिफ अली जरदारी साहब इस्तीफा दे दें, और इस्तीफे की वजूहात क्या बता रहे हैं जरा ये आप देखिए।
इस्तीफे की वजूहात वो बता रहे हैं कि जनाब बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है सिंध के लोगों के साथ, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। वो कहते हैं जी महंगाई बहुत ज्यादा है, बिजली बहुत महंगी है, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, तो सिंध वालों का हक मारा जा रहा है। लिहाजा आप एक काम करें कि आसिफ अली जरदारी साहब इस्तीफा दे दें। यार फिटे मुंह तड़ी सियासत दे उत्ते एमक्यूएम ने ना हमेशा जर्नैलों की गोद में सियासत की है ना, तो इनको या तो बदमाशी करनी आई है, या कराची में इनको चाइना कटिंग करनी आई है, या लुटमार करनी आई है, या धमकियां लगानी आई है, या फिर इनको जो है वो पॉलिटिक्स का इनको पता ही नहीं है। वो भी पाकिस्तानी बहुत आगे निकल गए हैं। बिजली जो है वो वफाकी महकमे का काम है, फेडरल गवर्नमेंट है जो बिजली महंगी कर रही है। गैस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट महंगी कर रही है, वो प्रोवाइड भी उन्होंने करनी है। जो वफाकी हुकूमत है उसकी ये गोद के अंदर बैठे हुए एमक्यूएम वाले, और जरदारी को कहते हैं इस्तीफा दे दो। नहीं, मुतालबा तो बहुत अच्छा है जरदारी साहब का, क्योंकि जाली फार्म 47 के ऊपर ही जरदारी साहब आकर बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि एमक्यूएम इस्तीफा मांगना चाहती है तो शहबाज शरीफ से मांगे, और अगर ज्यादा उन्हें किसी जिम्मेदार की तलाश है तो फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से पूछेंगे जनाब आपने वादे किए थे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, चीजें ठीक क्यों नहीं हो रही, तो फिर आप इस्तीफा दे दे। उनसे नहीं मांगेंगे, ये कभी वो नहीं करेंगे। इनको जर्नैलों की चाकरी की आदत है एमक्यूएम को, हमेशा से यही करते आए हैं, आइंदा भी यही करते रहेंगे। ये सिर्फ चापलूसी है इनकी, क्योंकि उर्दू बोलते हैं ना तो जबान बड़ी कमाल है, बयान बहुत अच्छा है, तो वो बयान करके ना अपनी कमियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं एमक्यूएम वाले, लेकिन इनके खाते में कंटेंट कोई नहीं है। जबान बड़ी कमाल है, अल्फाज कोई नहीं है, कंटेंट कोई नहीं है, डेप्थ कोई नहीं है। तो एमक्यूएम अमली तौर पे अवामी मैदान में तकरीबन अब फारग ही हो गई है। नाज़रीन, बलूचिस्तान में एक बड़ा ही दिलखराश वाकया पेश आया। ये तस्वीर आप देखें, मुझे बड़ी तकलीफ हुई देखकर। ये कराची की एक फैमिली है, अली जमील। ये अली जमील साहब हैं, ये अपनी फैमिली के साथ कोयटा जा रहे थे कराची से। तो गूगल मैप के ऊपर ये रास्ता देख रहे थे और कराची से कोयटा जा रहे थे। ये आप देखें ना कितनी हंसती खेलती हुई फैमिली, 2 बच्चियां इनकी, मियाँ बीवी हैं। तो गूगल मैप पे रास्ता देख रहे थे, रास्ता भटक गए ये लोग और दश्त के इलाके खंड में जा पहुंचे। वहां पे इनके ऊपर फायरिंग हो गई और अली जमील साहब शहीद हो गए। आप अंदाजा करें कि बलूचिस्तान में कोई शख्स महफूज नहीं है। ताजर नहीं जा सकते, मजदूर नहीं जा सकते, सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं जा सकती, कोई भी नहीं जा सकता। दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी करके मार दिया एक फैमिली को, सारी फैमिली तबाह हो गई ना। वो बीवी जो है वो खून में लथपथ बैठी हुई है, बाद में नजर आ रही है उसकी वीडियो। बच्चियां कैसी सहमी हुई हैं, आप जरा एक लम्हे के लिए सोचिए कि ये बच्चे, अब इनके दिमाग से ये ट्रॉमा क्या सारी जिंदगी निकलेगा कि उनका बाप सिर्फ सड़क पे उनको खुशी खुशी लेकर जा रहा था और गोलियां चली और उनको मार दिया गया। ये है बलूचिस्तान में अमनो अमान की सूरत हाल। अब बजाय दहशतगर्दों को पकड़ने के, बजाय शरपसंदों को पकड़ने के, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के, तवज्जो इस बात पे है कि कैदी नंबर 804 को तुम दो, वहां मारूक बलोच को जेल के अंदर डाल दो, ईमान मजारी को जेल के अंदर डाल दो, यास्मीन राशिद को मजीद सजाएं सुना दो 200-300 साल तक, और कश्मीरियों को शरपसंद करार दे दो। जो नई शरपसंद उनको भी बनाने पर तुली हुई है रियासत, और सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए, और कुछ नहीं है इसके पीछे। नाजरीन, खामनाई की तदफीन आने वाली है। आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद, ये बहुत बड़ा आदमी निकला। यानी आयतुल्लाह अली खामनाई ने अपनी शहादत से ईरान को वो ताकत दी जो शायद उनके पास थी भी नहीं। सिर्फ हथियारों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, लड़ाई कुर्बानी के साथ लड़ी जाती है। हथियार बहुत जरूरी है आजकल के दौर में। ईरान के पास जिस तरह के ड्रोन्स और जिस तरह के मिसाइल से पूरी दुनिया हैरान हो गई कि उन्होंने जैसी लड़ाई लड़ी। लेकिन जो आयतुल्लाह अली खामनाई का एक फैसला था कि मैं छुपने के बजाय शहादत कबूल करूंगा, उस एक फैसले ने पूरी लड़ाई का पांसा पलट दिया था। ये मैंने आपको पहले कई मरतबा कहा। अब उनकी तदफीन के मराहिल आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये इस रीजन का सबसे बड़ा जनाजा हो सकता है। बहुत सारे मुल्कों को दावत दी गई है, बहुत सारे हुक्मरान वहां पे जाएंगे, बहुत सारे सहाफ़ी वहां पे जाएंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, मुझे भी इसकी दावत आई थी, लेकिन मैं चंद वजूहात की बिना पे वहां नहीं जा पा रहा। एक और चीज़ मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इस वक्त दोबारा से ईरान और अमेरिका में जो लड़ाई चल रही है उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खौफनाक धमकी फिर से लगाई है। हालांकि मुआहदे के अंदर मना था कि दोबारा इस तरह की धमकी नहीं लगाई जाएगी। जो एमओयू हुआ था उसके अंदर मना किया गया था, लेकिन ट्रंप ने ईरान को दोबारा सफाई हस्ती से मिटाने की धमकी लगाई है। दूसरा, ईरान आपको पता है जवाब देता है। तो ईरान ने 8 मुकामात पे कुवैत में और बहरीन में